ह्यूमैनिटीज़ साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जो है वो झारखंड का इतिहास को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम लोग प्राचीन झारखंड का इतिहास देख लिए हैं, मध्यकालीन झारखंड का भी इतिहास देख लिए, और जब आधुनिक झारखंड का इतिहास में आए तो हम लोग ईस्ट इंडिया के कंपनी के आगमन तक देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा जब शोषण करने लगे, यहाँ के लोगों को सताने लगे, तो झारखंड में बहुत सारे विद्रोह एवं आंदोलन होते हैं। उसी में से कुछ विद्रोह और आंदोलन को हम लोग पढ़ते हैं और उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन, जिसमें से पहला है तमाड़ विद्रोह। ठीक है, तो तमाड़ विद्रोह का पहला क्वेश्चन है, तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित था? तो तमाड़ विद्रोह जो है वो उरांव जनजाति से संबंधित था। नेक्स्ट है कि तमाड़ विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो तमाड़ विद्रोह जो है वो 1789 ईस्वी में शुरू हुआ था। अब हम लोग आते हैं चेरो विद्रोह में। तो चेरो विद्रोह जो है वो उसका क्वेश्चन है, सन 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह किसके विरुद्ध शुरू हुआ था? तो यहाँ पहले से हमको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था, और ये किसके विरुद्ध हुआ था? तो राजा के विरुद्ध हुआ था। देखिए हम लोग देख चुके हैं कि अंग्रेज बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से जो है वो यहाँ पे शासन करते थे। क्या करते थे, जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आता था तो यहाँ के राजा का चेहरा को दिखा दिया जाता था, और जब भी अर्थव्यवस्था की बात आता था तो उस पर वो कब्जा करके रखते थे। मतलब क्या होता था कि जैसे वो टैक्स वसूल गए, वो मतलब जब तक पूरे भारतवर्ष में लगभग क्षेत्र को वो नहीं जीत लिए, तब तक वो राजा को एज अ टोकन सिस्टम रखे रहे। तो वो राजा का सामने चेहरा दिखाते रहते थे, और पीछे के पीछे जो है वो क्या करते थे कि मतलब वो उनके अर्थव्यवस्था पे, उनके इनकम पे वो पूरा का पूरा कंट्रोल किए हुए रहते थे। तो लोगों को भी लगता था कि ये शोषण करने वाला तो राजा है, लेकिन शोषण करवा रहा था अंग्रेज। ठीक है, तो उसी में है कि मतलब 1800 ईस्वी में जो चेरो विद्रोह हुआ वो किसके विरुद्ध शुरू हुआ था? तो राजा के विरुद्ध शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, कंपनी ने किसे अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बनाया था? तो जो कंपनी है वो जयनाथ सिंह को अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बनाया था। तो जयनाथ सिंह को अपदस्थ कर दिया गया था और गोपाल राय को राजा बना दिया गया था। निम्न में से किसके नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था? तो जो चेरो विद्रोह है वो भूषण सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था। चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में शुरू हुआ था, राजा के विरुद्ध में शुरू हुआ था, और कंपनी जो है वो जयनाथ सिंह को अपदस्थ कर देता है और गोपाल राय को राजा बना देता है। अब हम लोग आते हैं हो विद्रोह में। तो हो विद्रोह में है कि सन 1821 से 22, ठीक है, तो जैसे चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में था, यहाँ पे क्या है हो विद्रोह में, तो ये है कि मतलब सन 1821 से 22 में किस क्षेत्र में, ठीक है, किस क्षेत्र के हो लोगों ने सिंहभूम के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, तो ये जो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर क्षेत्र के जो हो लोग थे वो सिंहभूम के राजा के विरुद्ध विद्रोह किए थे। तो ये हो विद्रोह है। हो विद्रोह क्या है कि जो मतलब सिंहभूम के राजा थे, तो छोटा नागपुर क्षेत्र के जो हो लोग थे वो सिंहभूम के राजा के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, यही हो विद्रोह है। हो विद्रोह के समय कंपनी सेना की कमान किसके पास थी? तो जब हो विद्रोह हो रहा था उस समय कंपनी सेना की कमान जो है वो रफसेज के पास थी। तो रफसेज उस समय कंपनी का सेनापति था जिसमें हो विद्रोह हो रहा था। अब हम लोग आते हैं कोल विद्रोह पे। तो कोल विद्रोह में देखते हैं कोल विद्रोह किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो है यहाँ पे दो आंसर है, एक है दीकू और दूसरा है जमींदार। तो दीकू और जमींदार ये दोनों के विरुद्ध में जो है वो कोल विद्रोह शुरू हुआ था। दीकू किसको बोला जाता है? तो दीकू जो है वो उनके जनजाति से लोग नहीं होते थे, दीकू उनको बोला जाता था। ऐसे तो मतलब जनजाति और यहाँ के जो गैर जनजाति थे वो दोनों के बीच में बहुत ही मतलब अच्छा संबंध रहा है, स्टार्टिंग से संबंध रहा है। हम लोग जिस गांव से बिलोंग करते हैं वहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि मतलब वो हम पे डिपेंडेंट रहते हैं, हम उन पे डिपेंडेंट रहते हैं। जब महुआ वगैरह चुनने की बात होती है तो हम उनके घर तरफ जाते हैं, उनको जब फिर कुछ सामान वगैरह लेना रहता है तो वो हमारे घर तरफ आते हैं। और कई ऐसे त्यौहार हैं जिनमें मिलन होता है जनजाति और गैर जनजाति का। लेकिन बीच में क्या हो गया था कि मिडिल मैन आने लगे थे। ठीक है, मिडिल मैन मतलब बोल सकते हैं कि मतलब बिचौलिए जो है आने लगे थे, और वो क्या करते थे कि उनको जैसे मदपान करवा करके या कुछ पैसे का लालच दे करके उनके ज़मीन को अपने नाम पे कर लेते थे, उनका शोषण करने लगते थे। तो इनको यहाँ पे दीकू बोला गया है।
तो ये जो दीकू और जमींदार थे, ये कुल मिलाकर के जनजातियों का वहाँ बहुत शोषण कर रहे थे, इसीलिए कोल विद्रोह जो है इन दोनों के विरुद्ध में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल विद्रोह कोल एवं किस जनजाति के संयुक्त विद्रोह था। तो कोल विद्रोह जो है वो सिर्फ कोल जनजाति का नहीं था, बल्कि कोल जनजाति और मुंडा जनजाति ये दोनों मिल करके जो है वो कोल विद्रोह को आगे बढ़ा रहे थे। कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से कौन नहीं कर रहा था, मतलब एक है इसमें से जो नहीं कर रहा था। तो कोल विद्रोह में जत्रा भगत नहीं थे, बाकी बुद्ध भगत थे, सिंह रॉय थे और सूर्यमुंडा, ये सभी मिल करके जो है वो कोल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट है कोल विद्रोह को दबाने के लिए किसके नेतृत्व में सेना गई थी। तो कोल विद्रोह को दबाने के लिए कैप्टन विल्किंसन जो है, कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में सेना को भेजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने निम्न में से कौन सा कानून बनाया था। तो जब कोल विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह के बहुत सारे परिणाम निकले, क्योंकि अंग्रेज़ों को भी ये बात समझ में आने लगा, ज़मींदारों को भी समझ में आने लगा कि ऐसे हम लोग जो है वो बहुत दिन तक इन लोगों पे शोषण नहीं कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा कि बार बार हम लोगों को युद्ध लड़ते रहना पड़ेगा। और चूँकि जनजाति लोग जंगल में रहते थे और अभी भी रहते हैं, तो उनको जंगल के बारे में अच्छा खासा चीज़ पता रहता है, तो उनसे जितना लगभग नामुमकिन ही रहता था। और जनजाति लोग ही ऐसे हैं, अगर भारत के इतिहास में हम लोग देखें हैं तो ये कभी भी गिव अप नहीं किए, किसी भी तरीके से वो हार नहीं माने हैं। तो इसीलिए जो है वो चाहते थे कि इस क्षेत्रों में शांति हो जाए और यहाँ पे सत्ता स्थापित आसानी से हो जाए, इसलिए उनको अंग्रेज़ों को हार मानना पड़ा, ज़मींदारों को हार मानना पड़ा। और रेगुलेशन 13, ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेशन 13 जो है ऐसे करके एक कानून बनाया गया। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। कोल विद्रोह के बाद उस क्षेत्र को एक नया प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया गया, उसका प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था। तो जब कोल विद्रोह हुआ तो उसको एक नया प्रशासनिक क्षेत्र बनाया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव के तरीके से उसको एक नया क्षेत्र बनाया गया, और जिसका जो प्रथम गवर्नर है वो विल्किंसन को बनाया गया। कोल विद्रोह कब हुआ था। तो 1831 से 32 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक ज़रा सा रुकिएगा, ठीक है, थोड़ा सा हाँ। तो कोल विद्रोह जो है वो 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग जो है वो भूमिज विद्रोह में आते हैं। भूमिज विद्रोह को अंग्रेज़ों ने क्या कहा था। तो गंगा नारायण का हंगामा कहा था, ठीक है। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कहाँ के राजा ने किया था। तो भूमिज विद्रोह का जो था उसका नेतृत्व बड़ाभूम जो है वो वहाँ के राजा ने किया था। भूमिज विद्रोह किसका संयुक्त विद्रोह था। तो जो भूमिज विद्रोह है, भूमिज विद्रोह यहाँ पे जनजातीय जमींदार और जनजातीय लोगों, ये दोनों का संयुक्त विद्रोह था, मतलब जो जनजातीय जमींदार थे और जनजातीय लोग। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि बोल कई बार तो देखने को मिलता है कि जनजातीय लोग जो है वो जमींदार के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा इसको क्लियर कर लेना ज़्यादा आवश्यक है। जब दीवानी व्यवस्था अंग्रेज़ों को मिल चुकी थी तो यहाँ पे जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लाया गया था। मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को शायद कहते हैं कि ज़मीन बंदोबस्ती शायद। तो इसमें क्या था कि मतलब जो है वो मतलब उनका नीलामी किया गया था, कौन ज़्यादा पे करते थे या उसके पहले भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा नीलामी कर लिया जाता था। सॉरी, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के पहले जो है वो अच्छा खासा उसमें नीलामी कर लिया जाता था। तो बहुत सारे जो नए नए ज़मींदार होते थे जो उस क्षेत्र के नहीं होते थे, जैसे मान लीजिए कि छोटा नागपुर खास क्षेत्र है, अब वो ज़मींदार वहाँ का जो है वो वहाँ का नीलामी उतना नहीं लगा पाया। अब मान लीजिए कोई बाहर का ज़मींदार है, जैसे उत्तर प्रदेश का ज़मींदार हो गया, मध्य प्रदेश का ज़मींदार हो गया, वो अंग्रेज़ों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाएगा, बोलेगा कि हम इतना आपको देंगे, और वो ले लेता था। अब चूंकि वो बहुत ज़्यादा बोली लगा करके लिया है तो किसानों से बहुत ज़्यादा कर वसूलता था। तो इसलिए जो वहाँ के जो लोकल ज़मींदार थे, मतलब वहाँ के जो कह सकते हैं कि जो जनजातीय ज़मींदार थे, उनका किसानों के साथ अच्छा संबंध था, पहले से अच्छा खासा संबंध बना हुआ रहता। और जो अब नए ज़मींदार आए हैं उनका मुख्य मकसद रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है। तो जो जनजातीय ज़मींदार थे उनका तो रोज़गार छिना ही, जो नए ज़मींदार आए उसके कारण, और जो जनजातीय लोग हैं उनका शोषण हो रहा था। तो ये दोनों मिल करके जो है वो भूमिज विद्रोह करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी ने किसे भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। तो कंपनी जो है वो टीमर को भूमिज विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। भूमिज विद्रोह में कहाँ के राजा ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। तो भूमिज विद्रोह में जो है वो खरसावां के राजा मतलब जो है
खरसावां के राजा ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। तो जो खरसावां के राजा है वो अंग्रेज़ों की सहायता भूमिज विद्रोह में करता है ताकि भूमिज विद्रोह को दबा दिया जाए। इससे वहाँ के राजा को भी लाभ होता है क्योंकि उस जमींदारी में उसका भी शेयर रहता है अच्छा खासा, क्योंकि उसका भी सत्ता बना रहे ये भी उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वो क्या करता है कि अंग्रेज़ों का शोषण करता है। और इस प्रकार से हम लोग बहुत जगह देख सकते हैं कि कैसे खुद यहाँ के राजा महाराजा भी कई जगह पे लड़ करके और अंग्रेज़ों की सहायता करके अंग्रेज़ों का यहाँ पे रास्ता क्लियर कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस नए जिले का गठन हुआ था? तो जब भूमिज विद्रोह हुआ था तो मानभूम जिले का गठन हुआ था। उनको हार मान करके एक नया जिला का गठन करना पड़ा जिसका नाम है मानभूम। अब हम लोग देखते हैं संथाल विद्रोह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संथाल विद्रोह झारखंड के किस क्षेत्र को दामिनी कोह कहा गया था? तो संथाल परगना जो है वो उसको मतलब दामिनी कोह के नाम से कहा गया है। संथाल समुदाय बंधुआ मजदूर को क्या कहते हैं? तो जो संथाल समुदाय हैं बंधुआ मजदूर को कमियां कहते हैं। अभी भी यहाँ पे कई जगह पे जो है वो गांव में कमियां शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसमें बोला जाता है हम तुर कमियां क्यों क्या। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह प्रारंभ हुआ था? तो सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। निम्न में से किस विद्रोह का नारा था करो या मरो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो? तो ये जो हमारा संथाल विद्रोह है, संथाल विद्रोह जिसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू कर रहे थे, तो इसका एक नारा था करो या मरो, मतलब किसी भी हालत में हार नहीं मानना है, या तो उनको मार देना, हटा देना या खुद मर जाना है, मतलब शहीद हो जाना है। अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो, और अंग्रेज को बोलते थे कि तुमको हमारी माटी छोड़ना होगा क्योंकि तुम हम पे शासन नहीं कर सकते हो। ये हमारा जो संथाल विद्रोह उसका प्रमुख नारा था। और ये हमारे झारखंड क्षेत्र के उस समय झारखंड, बंगाल, बिहार, ये सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ के जनजाति या बाकी जगह के जनजाति को हम लोग देखेंगे तो वो कभी भी मतलब हार नहीं माने। वो हमेशा क्या किए हैं कि लड़े हैं, भले ही अंतिम दम तक उनको शहीद क्यों ना होना पड़ा हो, वो वीर गति को क्यों प्राप्त ना हो, लेकिन वो समझौता कभी भी किसी भी केस में नहीं किया और उनको हारने पे मजबूर किए। और उसी का परिणाम है कि CNT एक्ट भी आया था, SPT एक्ट आया था, जैसे थोड़ा देर पहले हम लोग देखे रेगुलेशन 13 आया। ऐसे कई कानून को लाने पड़े थे। ये अंग्रेजों को हार ही दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धू एवं कान्हू को कहाँ फांसी दी गई थी? तो सिद्धू और कान्हू को बरहेट में फांसी दी गई थी। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कब विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना हुई? तो संथाल विद्रोह जब हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप एक जिला का स्थापना किया गया जिसका नाम है संथाल परगना। और संथाल परगना की जो स्थापना है वो 30 नवंबर 1856 ईस्वी को हुआ था। 30 नवंबर 1856 को। संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो जो एस्ली एडेन है, एस्ली एडेन को संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश नियुक्त किया गया था। प्रतिवर्ष हूल अथवा संथाल विप्लव दिवस कब मनाया जाता है? तो हूल दिवस है, या जिसको हम लोग संथाल विप्लव दिवस भी कहते हैं, वो 30 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो सरदारी आंदोलन की ओर आगे बढ़ते हैं। सरदारी आंदोलन क्या है? क्वेश्चन, झारखंड क्षेत्र में सन 1859 से 1881 ईस्वी के मध्य चला आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं सरदारी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1859 से 1881 मतलब लगभग 22 साल लगातार लड़ाई चला, और ये लड़ाई जो है वो सरदारी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किसने अपनी पुस्तक द मुंडाज में सरदारी आंदोलन का उल्लेख किया है? तो जो SC रॉय हैं, SC रॉय जो है वो द मुंडाज में मतलब एक उनकी पुस्तक है द मुंडाज, उसके लेखक हैं SC रॉय, उसमें सरदारी आंदोलन का उल्लेख करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सरदारी आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? तो देखिए इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं था? तो एक उद्देश्य नहीं था जाति प्रथा की समाप्ति, ठीक है, बल्कि बेगारी प्रथा की समाप्ति करना उनका उद्देश्य था, जमींदारों को भगाना उद्देश्य था, भूमि प्रतिबंध को समाप्त करना है। तो अब आपका सवाल उठ सकता है कि जाति प्रथा की समाप्ति उनका क्यों नहीं उद्देश्य था? तो जनजातियों में जाति प्रथा जैसी मतलब कुरीति नहीं थी, वहाँ पे वो कुरूप वहाँ पे नहीं था, वो सारी गलतियाँ वहाँ पे नहीं थी, बल्कि जनजाति जो है वो ब्रदरहुड पे काम करती है। ब्रदरहुड मतलब भाईचारा पे, वहाँ पे सभी लोग बराबर होते हैं, स्त्री पुरुष बच्चा, और यही परिणाम है कि मतलब वहाँ पे जो है वो ऊंच नीच का मतलब अभी भी देखने को नहीं मिलता है। और वहाँ अभी भी जैसे ऐसा नहीं होता है कि जब विवाह की बारी आएगी तो वहाँ पे महिला को अच्छा खासा पैसा या दहेज देना पड़ता है,
तो हम लोग देख सकते हैं कि जनजातीय जो है वो बाकी जहाँ पे मतलब ये जाति प्रथा या बाकी सब चीज़ें वो सबसे वो काफ़ी बेहतर पाए जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे जाति प्रथा की समाप्ति जो है वो सरदारी आंदोलन का उद्देश्य नहीं था, बल्कि बेगारी प्रथा को समाप्त करना था। बेगारी का मतलब होता है कि मतलब फ्री में काम करवाना। जमींदारों को भगाना उद्देश्य था और भूमि प्रतिबंध को भी समाप्त करना था। खरवार आंदोलन, तो खरवार आंदोलन देखते हैं क्या है। तो खरवार आंदोलन का पहला क्वेश्चन है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व जो है वो भागीरथ मान जी ने किया था। निम्न में से किस आंदोलन में मदिरा का विरोध हुआ था। तो मदिरा का विरोध जो है वो खरवार आंदोलन में हुआ था। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठ जाता है क्योंकि मदिरा का विरोध हो रहा था। और मदिरा का विरोध मतलब, मदिरा का मतलब दारू होता है, शराब होता है। शराब का विरोध इसलिए है क्योंकि लोग शराब पी करके जो है वो मतलब अपने में खो जाते थे और उनको बाकी कुरीतियों वगैरह से कोई लेना देना नहीं होता था। तो इसीलिए उन लोगों को जागरूक करने, उनको बताने के लिए और ये गलत चीज़ छोड़ने के लिए इसमें मदिरा का भी विरोध हुआ था। खरवार आंदोलन का दूसरा नाम क्या था। तो खरवार आंदोलन का दूसरा नाम था सफाहोर या सफाहोड़। तो खरवार आंदोलन का दूसरा नाम था सफाहोर, सफाहोड़ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरवार आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था। तो खरवार आंदोलन जो है वो संथाल जनजाति से संबंधित था। खरवार आंदोलन से उदासीन लोगों को क्या कहा गया था। तो खरवार आंदोलन से उदासीन लोगों को बावजिया कहा गया था, बावजिया। अब हम लोग आते हैं बिरसा मुंडा आंदोलन। तो ये झारखंड का बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है और झारखंड में बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। और ये मतलब काफ़ी बहुत ही मतलब एक बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जनजातियों में एक रोष उत्पन्न करवाए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, और बहुत हद तक हम लोगों को सफलता भी मिली हुई थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है, बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो बिरसा मुंडा आंदोलन जो है वो 1895 ईस्वी में शुरू हुआ था। निम्न में से किस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली है। ठीक है, तो देखिए वही क्वेश्चन है। तो बिरसा मुंडा को जो है भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली हुई है। बिरसा मुंडा आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया था। तो जो बिरसा मुंडा आंदोलन है वो साहूकारों के विरुद्ध भी किया गया था, जमींदारों के विरुद्ध भी और दिकुओं के विरुद्ध। इसीलिए इसका आंसर प्रयुक्त सभी हो जाएगा। साहूकार, जमींदार, दिकुओं, ये सबके खिलाफ जो है वो बिरसा मुंडा आंदोलन शुरू किया गया था। निम्न में से क्या बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। तो जो है वो हम लोग देखेंगे कि लगान नहीं देना जो है वो उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि स्वतंत्र मुंडा चाहते थे। वो दिकुओं को भगाना चाहते थे, राज्य की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन वो ये नहीं कहते थे कि लगान नहीं देना है। उनका कहना था कि अगर मुंडा शासन भी होगा तो प्रशासन के लिए वो लगान देना है ताकि अच्छे से प्रशासन हो सके। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा को कंपनी सेना ने कहाँ से गिरफ्तार किया था। तो रांची से जो है वो बिरसा मुंडा को कंपनी सेना गिरफ्तार कर लिया गया था, और उनको गिरफ्तार भी किया गया था तो वो धोखे से जो लोग हैं उसको बताए थे और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों पर दूसरी बार कब हमला हुआ था। तो 25 दिसंबर 1897। तो 25 दिसंबर 1897 ईस्वी को जो है वो बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों पर दोबारा हमला हुआ था, दूसरी बार वो था। बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1908 ईस्वी में किसे अनुमंडल बनाया गया। तो गुमला को जो है वो अनुमंडल बनाया गया था। तो बिरसा मुंडा आंदोलन का वो परिणाम था, और अनुमंडल बनाया गया मतलब वहाँ पे प्रशासनिक परिवर्तन हुए और उन क्षेत्रों को फिर बहुत ही सावधानी से वहाँ पे शासन किया जाने लगा। निम्न में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार भूमि संबंधी व्यवस्था मुंडारी खुटकारी व्यवस्था को लागू किया गया। तो ये जो है वो बिरसा मुंडा है। बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही है जो भूमि संबंधी व्यवस्था, जिसमें मुंडारी खुटकारी व्यवस्था लागू हो जाता है, जिसको हम लोग छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में भी देखेंगे, CNT एक्ट भी जिसको हम लोग कहते हैं। ताना भगत आंदोलन देखते हैं, जिसको ताना भगत आंदोलन भी कहते हैं, ताना भगत आंदोलन। ठीक है, तो ताना भगत आंदोलन, पहला क्वेश्चन जो है वो है कि निम्न में से किस आंदोलन के संबंध में कहा जाता है कि वह बिरसा मुंडा आंदोलन से जन्मा था। तो जो ताना भगत आंदोलन है उसी को जो माना जाता है कि बिरसा मुंडा आंदोलन से जन्मा था, मतलब वो आंदोलन को जब दबा दिया गया लेकिन उससे से वो प्रेरित होकर के या उसी का वो मतलब कंसिक्वेंसेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो टाना भगत आंदोलन जो है वो 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है,
टाना भगत आंदोलन की एक शाखा थी। तो टाना भगत की एक शाखा जो है आंदोलन का वो उरांव था, ठीक है। जतरा भगत किस आंदोलन के नेतृत्व करता थे? तो जो जतरा भगत हैं वो टाना भगत आंदोलन के ही नेतृत्व करता थे। तो जतरा भगत जो हम लोग पिछली बार देखे थे, जिसको हम लोग भूमिज विद्रोह में देख रहे थे, तो वहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ था कौन नहीं है, तो उसमें हम लोग काटे थे। तो जो जतरा भगत हैं वो टाना भगत मतलब सॉरी जतरा भगत किस आंदोलन के नेतृत्व करता थे? तो टाना भगत के। नेक्स्ट है निम्न में से किन आंदोलनकारियों ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सहयोग दिया था? तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा टाना भगत। तो निम्न में से किन आंदोलनकारियों ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सहयोग दिया था? तो जो महात्मा गांधी का आंदोलन चल रहा था उसमें से टाना भगत आंदोलन जो है, उनके आंदोलनकारी जितने भी हैं वो महात्मा गांधी का अपना सहयोग दे रहे थे और उनका समर्थन कर रहे थे। अब हम लोग आते हैं 1857 का विद्रोह, जिसको बहुत सारे इतिहासकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम विद्रोह के तौर पे देखते हैं, प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह के तौर पे भी देखते हैं। 1857 का विद्रोह झारखंड के देवघर क्षेत्र के किस गांव से प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है वो रोहिणी गांव है, रोहिणी गांव का नाम है, जहां से 1857 का विद्रोह जो है वो झारखंड के देवघर क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह के क्रम में सर्वप्रथम किस मेजर की हत्या की गई थी? तो जो मेजर लेस्ली है उसका सबसे पहले हत्या किया गया था। मतलब कई सारे मेजर मारे गए थे, उसमें से जो पहला मेजर जो मारा गया था वो था मेजर लेस्ली 1857 के विद्रोह में। रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो जो रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान सुरेंद्र शाही ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्र शाही जो है वो हजारीबाग का नेतृत्व कर रहे थे। 1857 के विद्रोह में जो है वो सुरेंद्र शाही हजारीबाग का नेतृत्व कर रहे थे। 1857 में रांची का कमिश्नर कौन था? तो 1857 में रांची का कमिश्नर जो है वो डाल्टन थे। पलामू में किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो पलामू में जो है वो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो नीलांबर पीताम्बर ने किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अर्जुन सिंह जो है वो सिंहभूम के नेतृत्व का विद्रोह का नेतृत्व किए थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था सिंहभूम से नेतृत्वकर्ता अर्जुन सिंह थे। झारखंड में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? तो झारखंड में मार्शल लॉ जो है वो 10 अगस्त 1857 को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो रांची के निकट टैगोर हिल पर निम्न में से किन्हें फांसी दी गई थी? तो जो 231 नंबर है इसका आंसर है उमराव सिंह और शेख भिखारी। तो उमराव सिंह और शेख भिखारी को जो है वो रांची के निकट टैगोर हिल है, वहाँ पे उनको फांसी दी गई थी। 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस मंदिर की संपत्ति जब्त कर ली थी? तो जो जगनलपुर है, जगनलपुर, उस मंदिर की जो भी मतलब संपत्ति थी वो सबको जब्त कर ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरे सिंहभूम क्षेत्र में 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों के सर्वमान्य नेता कौन थे? तो सर्वमान्य नेता जो है वो अर्जुन सिंह थे। अर्जुन सिंह जो है उनको पूरे सिंहभूम क्षेत्र में 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों के सर्वमान्य नेता थे। सभी लोग उनको उस समय नेता माने थे, किन्हीं को उनसे कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि उनका हर तरीके से सहयोग करते थे और उनकी बातों को मानते थे। कई क्वेश्चन यहाँ पे देखे जिसमें फांसी की बात आई कि इनको कहाँ फांसी दी गई, वहाँ कहाँ किया गया। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो अंग्रेज इसको नहीं झेल पा रहे थे, बल्कि उस समय भी क्या हुआ कि भारत के बहुत सारे जमींदार और बड़े बड़े जो राजा हैं जिनका रोजी रोटी या बोल सकते हैं जिनका बहुत बड़ा इनकम अंग्रेज़ों के होने से हो रहा था, तो वो लोग अंग्रेज़ों का खुल करके समर्थन कर रहे थे। और अंग्रेज़ों का जब खुल करके समर्थन कर रहे थे तो उस समय अंग्रेज़ जो है 1857 के क्रांति में इसलिए भारत में रह पाए और क्रांति को दबा पाए क्योंकि भारत के ही यहाँ के मतलब जो राजा हैं, यहाँ के जो ज़मींदार हैं, वो उनको समर्थन प्राप्त था। नहीं तो जिस प्रकार से आंदोलन हुआ था वो भारत में, पूरे भारतवर्ष में, खास करके उत्तर भारत क्षेत्रों में, तो वहाँ पर वो अंग्रेज़ कभी भी उसमें नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि एक जो
अंग्रेज के ही सेनापति थे, उनके ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव में थे, तो वो लिखे थे कि जिस प्रकार से ये मतलब 1857 की क्रांति हुई थी, अगर यहाँ के राजा और ज़मींदार हमको नहीं, मतलब यहाँ के राजा और ज़मींदार जो है वो बांध के जैसा हम लोगों का समर्थन किए थे, नहीं तो हम लोग बाढ़ की पानी के जैसे बह गए होते। तो हम लोग कई ऐसे इंसिडेंट देख सकते हैं कि यहाँ पे अंग्रेज अपने आप यहाँ पे शासन नहीं किए हैं, बल्कि कुछ लोगों की उसमें अपनी लालच और भी कई सारे ऐसे गलत नीतियाँ थी, वो सब का परिणाम जो है वो अंग्रेज यहाँ पे बहुत आसानी से शासन कर पाए। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो उसको दबाने के लिए ये लोग जो है वो मानवता के मतलब जो सबसे वर्स्ट केस होता है उसको किसी भी स्तर तक पार करने को तैयार थे। और वो इसीलिए क्या करते थे कि किसी को सरेआम पेड़ पे फांसी दे देते थे, चौराहा पे फांसी दे देते थे। और आज ये लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम मानवता के लिए ये करते हैं वो करते हैं, और जबकि ये लोग ही हैं कॉलोनियल पीरियड के टाइम में, औपनिवेशिक काल के टाइम में ये सारे स्टेज को पार कर चुके थे। मतलब मानवता का कोई भी ऐसा हद नहीं है जिसको वो पार ना किए हों। ठीक है, आप सबों का ह्यूमैनिटीज साइंस में अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि मतलब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करें। अगर मेरे से हो सकेगा तो प्रयास करेंगे हम उसका आंसर करने का। बहुत धन्यवाद।